बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगाज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले ख़बर हम शेयर करते हैं वो ये है बोलीविया से। बोलीविया में बगावत के इल्ज़ाम में साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ़ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जो साबिक सदर आर्मी जो थी वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं, लेकिन जो साबिक चीफ़ आर्मी चीफ़ थे और साबिक पुलिस चीफ़ है उनको भी 10 साल कैद की सज़ा ज़रूर सुनाई गई है, मगर वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। ये वाक़या 2019 का है, जहाँ पर अदालत ने फ़ैसला किया कि जो भी उन्होंने मामलात किए थे गुज़िश्ता बरस में मार्च में दहशतगर्दी, बगावत और साजिश जैसे इल्ज़ामात के तहत हिरासत में लिया गया था, तो उसमें अब उनको 10 साल अपनी पूरी कैद काटनी पड़ेगी। खातून सदर हैं, इनको बोलीविया में अब जेल हो चुकी है। ये है सूरत हाल बोलीविया की। और आगे हम आपसे बात करते हैं और वो भारत से कर लेते हैं, और वो ये है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने मुसलमानों के घर मसमार करने पर शदीद रद्दअमल दिया है, लेकिन जो रद्दअमल दे रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं वो तो हम भी कर रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी और पूरे अरब में हो रहा है, दुनिया भर में जहाँ मुसलमान हैं उनको इस बात का रंज ज़रूर है कि मुसलमानों के घर मसमार किए जा रहे हैं। उन्हें गिरफ़्तार करना, उन्हें घर से निकाल कर उन्हें घर को तोड़ देना, ये ज़ाहिर है जहाँ पर भी वहाँ हो रहा होगा इंतहाई तकलीफ़ दे मराहिल होंगे जो गुज़र रहे होंगे जिस चीज़ से। लेकिन जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह हैं, तो इनको सिर्फ एहतजाज नहीं करना है, इनको इसके ऊपर बाकायदा जो है दुनिया के साथ बात करने की ज़रूरत है, इस अमल को रुकवाने की ज़रूरत है जो भी वहाँ पर यूपी के अंदर हो रहा है। वज़ीर आला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि किस शख्स को रोकना है, और इस शख्स को रोकने के लिए आप भारत में एहतजाज करके उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो शख्स नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ है वो, ठीक है ना, और उसका कट्टरपन, उसकी तमाम चीज़ों को आप जानते हैं। उसको आप शोर करके, हंगामा करके या कागज़ दिखा करके नहीं रोक सकते। वहाँ पर ज़रूर आपको एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वहाँ पर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो वो भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाए कि सब के लिए मिसाल बन जाए, यानी कि इसके बाद कोई मुसलमान जो है वो उठ के कुछ बोल ना सके। ठीक है जी। अब जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ख़बर ले लेते हैं कि आइंदा चंद बरस में दुनिया में जौहरी हथियारों में इजाफे का इम्कान है। ये भी आप जानते हैं कि तकरीबन 9 ममालिक हैं जो ये असला रखते हैं, और तकरीबन इनके पास मतलब मिला करके 12,705 जौहरी हथियार मौजूद थे 9 मुल्कों के पास, जबकि 1986 में जौहरी हथियारों की तादाद 70,000 थी। उसे भी तल्फ़ किया गया, लेकिन आज भी अमेरिका जो रशिया है वो नंबर 1 पे है। इसके बाद फिर नंबर 2 पे आप कह लीजिए यूएसए है, इनके पास बहुत बड़ी तादाद है। 9,777 जो हैं वो रूस के पास हैं, 5,428 जो हैं वो अमेरिका के पास हैं। इस तरीके से चाइना है, फिर भारत है, फिर फ्रांस है, पाकिस्तान है। ये तकरीबन 9 ममालिक हैं जिनके पास ये हथियार मौजूद है। मगर ये अब कहते हैं कि अभी फैल जाएगा मामला, और जब ये फैलेगा तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि अभी बात 9 मुल्कों की हो रही है। इसके बाद क्या होगा कोई इल्म नहीं है। यहाँ पर एक ख़बर निकल कर आ रही है, मैं आपसे कह देता हूँ कि डेवलपमेंट स्टोरी क्या है। लेकिन जितने भी हमले होते हैं, रशिया फ़ाइट कर रहा है, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर एक वाक़या ज़रूर होता है, कोई ना कोई बरतानवी फ़ौजी मारा जाता है यूक्रेन के अंदर। ये क्यों है? तो यहाँ पर अब एक और जो यूक्रेन के अंदर, यानी कि मैं इसकी खबर जो आई आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे देख रहे हैं साबिक बरतानवी फ़ौजी यूक्रेन में रूसी अफवाज से लड़ते हुए मारा गया। इसकी फैमिली ने कंफर्म किया, तस्वीर देख रहे हैं आप, ये लड़का जो है ये मारा गया। अब आप कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, यानी कि बरतानवी फ़ौज क्या कर क्या रही है? क्या बरतानिया ने प्रॉपरली अपनी फ़ौज जो है वो उतार दी है यूक्रेन के अंदर? ये सवाल आप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बरतानवी फ़ौज वहाँ मौजूद है। अब बरतानवी फ़ौज का कौन सा हिस्सा मौजूद है, तो जो इसको अगर आप कैलकुलेशन करें, जो पीछे जो मरे हैं उनकी अगर आप कैलकुलेट करें, तो ये सारे रिटायर फ़ौजी हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, जो रूसी रिपोर्ट कह रही है कि रिटायर फ़ौजियों को भारी मुआवजे के ऊपर यूक्रेन के अंदर भर्ती किया जा रहा है। ये चीज़ आ रही है, उसी ज़िम्मे में जो है ये फ़ौजी आपको वहाँ पर मरते हुए नज़र आ रहे हैं कि मरता फ़ौजी यूक्रेन के अंदर है और सोग बरतानिया में होता है।
اب روس جو ہے وہ اپنی اسٹوری کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس نے جو ڈونسٹک ہے اس پر حملہ کیا ہے اور یوکرین کی فوج کو دھکیل دیا ہے. اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے یوکرین بھی, کہتا ہے بالکل جی انہوں نے ضرور جزوی طور پر, وہ کہتے ہیں جزوی طور پر کامیابی ضرور حاصل کی ہے لیکن حاصل کی ہے, اس بات سے ان کو انکار نہیں ہے. اور روس نے اس کی فوج کو مشرقی شہر جو ہے ڈونسٹک اس کے مرکز سے پیچھے دھکیل دیا ہے جہاں کئی ہفتوں سے لڑائی جاری تھی. اب انہیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی جا رہی ہے اور مقامی گورنر جو ہیں وہ ان خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جو اس کا رابطہ ہے وہ 3 بریجز کے ساتھ تھا. جڑواں شہروں کے اندر 3 بریجز کے ساتھ یہ جڑا ہوا تھا. ایک برج پہلے ہی اڑ گیا تھا, ایک برج کو کل اڑا دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اب ہمارا ایک برج کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے. اگر آنے والی گولہ باری کے اندر اس برج کو بھی گرا دیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا اس شہر سے, مطلب ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا یوکرین سے. اگلی خبر بھی روس سے ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ روس جو ہے وہ کیمیائی پلانٹ پر گولہ باری کر بھی رہا ہے اور وہ کوئی بھی کیمیائی پلانٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جہاں جہاں اس کو خطرہ ہے کہ وہاں پر نیوکس ہو سکتے ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہو سکتے ہیں یا نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں کوئی لیبارٹری ہو سکتی ہے یا کیمیکل ویپن ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر وہ اپنی بمباری جاری رکھا ہوا ہے. اور ڈونسٹک میں فریقین کے مابین شدید لڑائی جاری ہے. حکام کے مطابق روس نے مشرقی شہر میں واقع کیمیائی پلانٹ پر گولہ باری بھی کی جس نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی. اور اس کا جو علاقہ ہے جہاں پر یہ بمباری ہو رہی ہے وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کا وہاں پر موجود ہے, مطلب فوج وہاں موجود ہے, لیکن وہاں پر 800 شہریوں نے بھی پناہ لی ہوئی ہے جس میں ظاہر ہے بچے بھی شامل ہیں, تقریباً 40 سے قریب بچے بھی شامل ہیں. اور اب اس کا جو معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے روس ہمیشہ کرتا ہی ہے کہ وہ ان کو سیف پیسج جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے, اگر سیف پیکج دے دیا جائے تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جنگ جو ہے اب آگے بڑھتی جا رہی ہے اور جو اوور آل جو کنٹرول ہے بہرحال وہ رشیا کا ہی ہے, جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ رشیا ہی کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی بات کے اوپر اگر ہم سمجھتے ہیں تو یوکرین کو شدید ترین امداد جو ہے اسلحے کی صورت میں, پیسوں کی صورت میں جو ہے وہ یورپ کے راستے یا یورپ کے ذریعے بھی آ رہی ہے اور وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ امریکہ کہتا ہے اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اس جنگ سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس کمزور ہوگا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو. کیونکہ جتنے بھی صلح نامے کہہ لیں آپ, کوئی ویسی کوئی فائدے کی بات, کوئی یوکرین کے ساتھ دوستی کی بات اگر کسی نوٹ کے اوپر بھی آیا ہے رشیا, تو امریکہ نے کہا کہ نہیں وی ول فائٹ. تو یہ فائٹ جو ہے وہ جاری ہے. اس میں کہیں نہ کہیں مرضی امریکہ کی بھی شامل ہے جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہے کہ وہ پورٹ خالی کرنا چاہتا تھا رشیا تاکہ گندم کی سپلائی ہو, لیکن اس وقت بھی امریکہ نے صاف انکار کر دیا تھا. جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گے آپ کو سامنے لائی جائیں گی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں. اللہ حافظ.